हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का अध्ययन करेंगे। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विद्यालय में रखना के प्रति बहुत बड़ा उद्देश्य है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और बालक भविष्य की नींव होते हैं। देश का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य, परिवार का भविष्य सभी बालक के स्वास्थ्य पर ही डिपेंड करता है। तो क्यों न बालक के स्वास्थ्य को प्रारंभ से ही उसको सुदृढ़ रूप दिया जाए, मजबूत बनाया जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ में विद्यालय में एक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों का सम्मिलित किया गया, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। छात्रों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक सभी तरह से छात्रों का विकास हो सके। क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर बालक स्वस्थ है तभी वह अपने जीवन के निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। अगर बालक का स्वास्थ्य सही नहीं है तो वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा और वह जीवन में असफल हो जाएगा। तो बालक को प्रारंभ से ही स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देनी चाहिए कि बालक कैसे स्वस्थ रह सकता है, एक व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, उसे किन किन स्वास्थ्य नियमों का पालन करना चाहिए जिससे वह एक स्वस्थ नागरिक बन सके। तो इन्हीं उद्देश्य को लेकर विद्यालयों में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शारीरिक शिक्षा जैसे विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य एवं उद्देश्य में स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय जीवन। स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय जीवन में मतलब कि एक बालक को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना। तो शिक्षा देने के लिए उसके पाठ्यक्रम में हम उन विषयों का या उन प्रकरणों का चयन करेंगे जिससे बालक को एक स्वस्थ रहने के नियमों का पता चल सके। तो पाठ्यक्रम में हम प्रारंभ से ही रखेंगे बच्चे को, जैसे गुड हैबिट्स वगैरह रख के बच्चे को हम स्वास्थ्य के लिए अग्रसर कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं हम उनकी बुक्स में गुड हैबिट्स रख देते हैं, बना देते हैं, जैसे कि प्रातः जल्दी उठना और फिर ब्रश करना, नित्य कर्म करना, नहाना, भगवान से प्रेयर करना, बड़ों के पैर छूना। तो इन गुड हैबिट्स को प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए। तो जब बच्चे को प्रारंभ से ही इन बातों का रहेगा तो वो स्वस्थ बन सकेगा। फिर है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इसमें अध्यापक, स्टूडेंट्स सभी के स्वास्थ्य की जानकारी रखने के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं कि बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना कि स्वास्थ्य वह बालक कैसे स्वस्थ रह सके। तो स्वास्थ्य शिक्षा में हम खेल कूद कुछ जितनी भी शैक्षिक गतिविधियाँ होती है वो उनको पाठ्यक्रम में इसीलिए शामिल किया जाता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक का चारित्रिक, नैतिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी तरह से विकास हो सके। तो इन्हीं उद्देश्य को लेकर पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन किया जाता है। फिर स्वास्थ्य सेवाएं। विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं का भी आयोजन किया जाता है जिसमें जांच संबंधी, मतलब बच्चों की हर थोड़े समय पर जांच करना। फिर परामर्श संबंधी, अगर उन्हें कोई छोटी मोटी कोई बीमारी हो तो उन्हें उसके बारे में परामर्श देना। फिर रोग निरोधक कार्यक्रम की रोग कैसे समाप्त किए जाते हैं, टीकाकरण आदि। फिर प्राथमिक चिकित्सा, बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी देना है क्योंकि बच्चे के या कोई भी व्यक्ति के साथ जीवन में कोई भी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है तो सबसे पहले उसे किस प्रकार प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। अगर बालक खेल रहा है तो खेलते खेलते गिर गया, उसको चोट लग गई
किसी को चक्कर आ गए, कोई थोड़ा सा जल गया, किसी के एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ भी घटनाएं हो सकती है। तो बच्चों को सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना। प्राथमिक चिकित्सा में जैसे सबसे पहले आता है, प्राथमिक चिकित्सा का एक बॉक्स होता है। हमारे घर पर या विद्यालय में हमें एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। उसमें जैसे बर्नोल हो, आयोडेक्स हो, लाल दवा हो, विभिन्न तरह की पट्टियाँ हो, सामान्य गोलियाँ हो, तो इन सब का फर्स्ट एड में रखना चाहिए। जब भी कभी एकदम तुरंत आवश्यकता हो जाए तो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा सके। फिर है स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख तथ्य से बच्चों को अवगत कराना। स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख तथ्य जिसमें जीवन मूल्यों से अवगत कराना। सबसे पहले बालक को जीवन मूल्यों से अवगत कराना कि हम सवेरे जल्दी उठना, योग आसन करना, बड़ों को प्रणाम करना, ब्रश करना और नहाना, बड़ों के पैर छूना आदि जीवन मूल्य से बच्चों को अवगत कराया जाता है। कि अगर विभिन्न दार्शनिकों का भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना उनकी योग और जीवन को। फिर स्वास्थ्य संबंधी नियमों से अवगत कराना, जो एक व्यक्ति या एक बालक कैसे स्वस्थ रह सकता है उसके बारे में बालक को जानकारी देना। स्वास्थ्य संबंधी नियम। स्वास्थ्य संबंधी नियम में सबसे पहले हम बच्चों को यही सिखाएंगे कि सवेरे जल्दी उठना और फिर योग आसन करना, नियमित नहाना, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिससे बच्चों को अवगत कराना। ये हम बच्चों को प्रारंभ से ही देना स्टार्ट करेंगे। अगर हम छोटे बच्चे हैं तो हम उनको जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी, तो हम उनको कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से भी बच्चों को में स्वास्थ्य संबंधी उनमें जागरूकता कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे का है तो हम उनकी जैसे कहानी कविता बना दें कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ऐसी जो कविताएं होती है वो बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी नियमों को जागृत करने के लिए ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। फिर सूर्य उदय, जो रोज़ सवेरे सूर्य उदय होता है तो इस पर कितनी प्रकृति संबंधी जो कहानी होती है उसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता आए। फिर संक्रामक रोगों के बारे में बताना, बच्चों में संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी देना। संक्रामक रोग क्या होता है इसके बारे में बताना और संक्रामक रोग कैसे फैलता है इसके बारे में बताना। सबसे पहले तो बताना कि संक्रामक रोग होता क्या है। संक्रामक रोग जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वायु द्वारा फैल सकता है। जैसे हम कोरोना के लिए कहते हैं, अभी वर्तमान में कोरोना संबंधी बीमारी चल रही है तो ये भी एक संक्रामक रोग है। वायु द्वारा संक्रामक रोग हो सकते हैं, भोजन द्वारा हो सकते हैं, एक दूसरे की चीज़ें काम में लेने से हो सकते हैं। तो संक्रामक रोगों के फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं, उनके बारे में अवगत कराना और उनकी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताना। फिर प्राथमिक उपचार एवं नियम के बारे में बताना। वही प्राथमिक उपचार की, अगर बच्चे को चोट लग गई है, कहीं खून आ रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया है या थोड़ी बहुत जलन हुई, मान लो बच्चा जल गया है तो उसे सबसे पहले कौन सा प्राथमिक उपचार किया जाता है तो उसके बारे में जानकारी देना। घर पर एक प्राथमिक चिकित्सा का बॉक्स रखना, इन सभी बातों को बच्चे अवगत कराया जाता है। फिर भोजन से संबंधित नियमों से अवगत कराना, बच्चे को भोजन करने संबंधित नियमों से अवगत कराना। तो उसमें बताना संतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, तो भोजन के बारे में जानकारी देना कि हमें बच्चों को बोलना चाहिए कि आप संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें भोजन के सभी अवयव आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो गेहूँ और इन अनाजों में पाया जाता है, चावल वगैरह, प्रोटीन जो दूध अंडे में पाया जाता है, फिर वसा, तेल, घी, मक्खन में पाया जाता है। और इसी तरह विटामिन्स के बारे में जानकारी देना। विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर, मूली, इनमें पाया जाता है। विटामिन ए का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। विटामिन बी, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सभी
पोषक तत्वों से बच्चों को अवगत कराना। फिर कुपोषण क्या होता है? कुपोषण ऐसा होता है जिसमें बच्चे को पर्याप्त संतुलित भोजन नहीं मिलता, या तो वह उसे आवश्यकता से अधिक मात्रा में खा लेता है या फिर उसे भोजन नहीं मिल पाता है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो बच्चे में कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से ही विद्यालय में जो ये मिड डे मील कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है कि बच्चे को एक संतुलित भोजन मिल सके जिसमें आवश्यक तत्व विद्यमान हो। और इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए हमारे एक मिड डे मिल्क की भी स्थापना की गई है कि बच्चे को विद्यालय में जाए तो उसे सबसे पहले एक दूध का गिलास मिले। तो मिड डे मील, मिड डे मिल्क, ये सभी बच्चों में भोजन से संबंधित नियमों से अवगत कराने के लिए ही है कि हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कि पौष्टिक भोजन हो। फिर स्वास्थ्य संबंधी सेमिनार का आयोजन कराना। विद्यालयों में हम देखते हैं कि हर थोड़े समय पर सेमिनार वगैरह, संगोष्ठी आयोजित होती है, मीटिंग आयोजित होती है और बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं विद्यालयों में बच्चे को स्वास्थ्य को जानने के लिए। जैसे उनमें समय समय पर टीकाकरण किया जाता है जिससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। उनको बहुत सारी गोलियां दी जाती, टैबलेट दी जाती कि उनके पेट में कीड़े नहीं हो। तो इस प्रकार बच्चों को बहुत सारी जो टैबलेट देना, उनके टीकाकरण करना, ये सभी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। फिर विद्यालय तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना। फिर उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का भी विकास करना, अपने स्वयं की स्वच्छता, अपने घर की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता और विद्यालय की स्वच्छता। सबसे पहले उसे अपने स्वयं के स्वच्छ रहने के लिए बताना पड़ता है कि आप ये प्रतिदिन आपके नाखून काटो, नहाओ, अच्छे धुले वस्त्र पहनो, अपने घर पे भी साफ़ सफाई रखो, विद्यालय में साफ़ सफाई रखो, इधर उधर कचरा ना फेंको, विद्यालय के जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उन्हें भी साफ़ रखो, साफ जल रखो। तो उन्हें स्वच्छता संबंधी जानकारी देना। फिर स्वास्थ्य एवं विद्यालय परिवेश का संबंध कि स्वास्थ्य और विद्यालय परिवेश का क्या संबंध होता है, क्योंकि इसमें आएगा सबसे पहले प्रकाश। अगर विद्यालय में प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है, बंद क्लासरूम में अच्छी रोशनी नहीं आ रही है, तो बच्चे को कुछ भी आँखों संबंधित बीमारी हो सकती है, उसका पाठ्यक्रम पे भी ध्यान नहीं जाएगा। इससे कमज़ोर आँखों के जो बच्चे होते हैं उनको भी समस्याएं हो सकती है अपने अध्ययन कार्यक्रम में। तो विद्यालय की चयन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, विद्यालय में भी उचित प्रकाश आए और जो जिन कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है वहाँ पे भी अच्छा प्रकाश आए, जिससे बच्चे को कोई भी अधिगम संबंधी समस्या नहीं रहे। फिर है स्वच्छ हवा। विद्यालय की भूमि ऐसे स्थान पर होनी चाहिए कि जहाँ पर बच्चे स्वच्छ हवा को पा सके। विद्यालय एल आकार में, यू आकार में होना चाहिए और उसके बाहर बहुत सारी खुली जगह होनी चाहिए जिससे स्वच्छ हवा आ जा सके। विद्यालय में जो क्लासरूम्स होते हैं उनमें खिड़की दरवाज़ों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि वायु एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस हो सके। और विद्यालय में पंखे वगैरह सभी की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर पानी, विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बच्चों को कोई दूषित जल नहीं मिले, क्योंकि दूषित जल पीने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो उनके स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, आरओ वगैरह लगाना और शुद्ध जल की व्यवस्था करना। फिर बाग बगीचे, विद्यालय ऐसा खुला वातावरण होना चाहिए जिसमें पेड़ पौधे वृक्ष हो, बाग बगीचे हो, बहुत तरह के पेड़ हो, छोटे मोटे पौधे हो, ताकि विद्यालय में बच्चों को स्वास्थ्य भी सही रहे,
उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी मिले और वो अध्ययन कार्य में भी अच्छा रहता है। हमें कोई भी मान लो फील्ड अध्ययन कराना होता है, हमें वनस्पति संबंधी अध्ययन कराना होता है, भूमि संबंधी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है भौतिक संसाधन। विद्यालय में सभी तरह के भौतिक संसाधन होने चाहिए। जैसे विद्यालय का सबसे पहले तो विद्यालय का जो भवन जहाँ पे बनाया जाता है वो उचित दूरी पर हो, वहाँ पे अनावश्यक शोरगुल नहीं हो, क्योंकि अनावश्यक शोरगुल से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आता है। तो विद्यालय में भौतिक संसाधन के दौरान उसमें प्रकाश भी आ जाता है, स्वच्छ हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए, बाग बगीचे होनी चाहिए और बच्चों के जो अध्ययन में जो श्यामपट्ट है, बैठने की व्यवस्था है, उनके पंखे ये भौतिक संसाधन में आ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है भौतिक संसाधन में जो स्वास्थ्य शिक्षा को देखकर आयोजित किया जाता है वो है खेल का मैदान, प्लेग्राउंड। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि विद्यालय का हम भवन निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे खेल का मैदान बनाया जा सकता है या नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में कि बच्चों के लिए खेल का मैदान की व्यवस्था हो, जिससे बच्चे खेल सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो खेल का मैदान होना विद्यालय में अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि खेल के मैदान से ही बच्चों में सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना का विकास होता है, उनका शारीरिक विकास भी होता है। तो भौतिक संसाधन में सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि खेल का मैदान बच्चों के लिए है ही नहीं, है या नहीं। फिर स्वास्थ्य परीक्षण। तो बच्चों में स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए उनका समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए। सबसे पहला तो है समय के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए। बच्चों में एक शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ये कि एक शारीरिक शिक्षक अवश्य होना चाहिए। हर विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक होना अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। खेल का मैदान और शारीरिक शिक्षक, क्योंकि शारीरिक शिक्षक और शिक्षक मिलकर ही बच्चों का स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं। जैसे दैनिक मूल्यांकन करते हैं, रोज़ देखना कि बच्चे नहा के आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके दांतों में ब्रश किया हुआ है या नहीं, उसके नाखून काटे हुए हैं या नहीं, उसने स्वच्छ वस्त्र पहन रखे हैं या नहीं है, वो भोजन ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो उसके रोज़ उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेना। इसी तरह वह अपने वीकली भी वह जांच कर सकता है और इसी तरह वह मासिक जांच भी कर सकता है। और वह अर्धवार्षिक, तो समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करते रहना। इसको बच्चों के प्रगति पत्र में भी ऐड करना चाहिए। तो बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करते रहना, उनका स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन करते रहना कि उनमें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता आई है या नहीं। फिर प्रकृति के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण करना, मतलब कि एक सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करना, उसमें तो हम आ जाता है यही कि रोज़ बच्चों का डेली चेकअप करना, उनका मेडिकल चेकअप करना, ये सभी आ जाता है। मेडिकल चेकअप में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उनके वजन की जांच की जाती है। फिर आकस्मिक स्वास्थ्य करना, मतलब आकस्मिक मतलब कोई भी बच्चे की हमें जानकारी नहीं है और मान लो प्रेयर में उसे कोई विद्यालय में उसे चक्कर आ गया या बेहोश हो गए, तो इसका पता टीचर को अचानक पड़ता है, तो वो फिर इसके बारे में वह पूरा निदान करेगा और फिर वो उसका छात्र का उपचार करेगा, उसको परिवार को भी इससे अवगत कराएगा कि इस छात्र में ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। फिर एक गहन स्वास्थ्य परीक्षण, ये गहन स्वास्थ्य परीक्षण होता है जो हम चिकित्सक के निरीक्षण में ही कर सकते हैं। जैसे गहन स्वास्थ्य परीक्षण में जैसे बच्चों के शारीरिक विकास का अध्ययन करना आता है। जैसे प्राइमरी बच्चे हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं,
प्राथमिक के हैं बच्चे, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के बच्चे। तो अब प्राइमरी के बच्चे होंगे, मान लो हम मान लें कि 3 से 7 साल के, या हम मान लेते 7 से 12 साल के, या 12 से हम मान लें 15 साल के, और या मान लें हम 15 से 17 साल के। तो हर विभिन्न स्तर पर विभिन्न आयु के बालक होते हैं। तो आयु के अनुसार बच्चों का स्वास्थ्य का चेकअप करना गहन स्वास्थ्य अध्ययन में आता है। जैसे अब 3 से 7 वर्ष का बच्चा है, तो अब हमें ये देखना है कि इस बच्चे का शारीरिक विकास हुआ है या नहीं, इस एज के अकॉर्डिंग मानसिक विकास हुआ है या नहीं, चारित्रिक विकास हुआ है या नहीं, संवेगात्मक विकास हुआ है या नहीं। तो एज के अकॉर्डिंग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना गहन स्वास्थ्य परीक्षण में आता है। अब जैसे 15 से 17 साल का बालक है, इसके स्वास्थ्य का परीक्षण करना, इसमें जो 15 स्वास्थ्य किशोरावस्था की होती है, तो इस अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो बच्चों का हुआ है या नहीं है, उसका मानसिक विकास हुआ है या नहीं, नैतिक विकास हुआ है या नहीं, उसके संवेगों का विकास हुआ है या नहीं है। तो एज के अकॉर्डिंग बच्चों के अध्ययन करना ही गहन स्वास्थ्य परीक्षण में आता है कि बच्चे के कुछ हार्मोन्स की कमी तो है या नहीं। लड़कियों में भी बहुत सारी होती है, उन्हें स्वच्छता संबंधी आदतों का बताना। तो कहने का मतलब है कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अपना महत्वपूर्ण स्थान है एक छात्रों की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए। तो सभी विद्यालयों में ये अभी वर्तमान में ये आयोजित किए जाते हैं कि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना ही विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। धन्यवाद।